हेलो स्टूडेंट्स एंड एस्पायरेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेली जीएस डोज पर। हमेशा की तरह एक बार फिर हम हाजिर हो गए हैं अपनी हिंदी सीरीज को लेकर। तो अगर आप अभी तक इस हिंदी सीरीज से नहीं वाकिफ़ हैं तो हम आपको बताना चाहते हैं कि सामान्य हिंदी की हमने वीडियोस के साथ एक सीरीज शुरू कर दी है जो आने वाले सारे ही पेपर जिसमें सामान्य हिंदी का एक महत्वपूर्ण सेक्शन आता है उसमें पूछी जाएगी। तो सारे ही टॉपिक पे विषय अनुसार हम एक एक पर्टिकुलर वीडियो बना रहे हैं, पूरे ही थीसिस, पूरे ही थ्योरी के साथ। तो उम्मीद करते हैं आप इस सीरीज को हमारे दिए गए लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देखेंगे। फिलहाल आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं संधि के ऊपर। इस पूरे ही विषय पे, इस महत्वपूर्ण विषय पे आज ये वीडियो हम लेकर आए हैं। सारे ही प्रकार संधि क्या होती है, किस किस तरह से इसके प्रकार होते हैं और कहाँ कहाँ हमें संधि किस तरह से पहचाननी होती है, सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ ये वीडियो आपके सामने हाजिर है। दिस वीडियो इज इंपॉर्टेंट फॉर आरओ, एआरओ, यूपीपीएससी, यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट एंड अदर यूपी गवर्नमेंट एग्जाम्स। शुरुआत करते हैं आज संधि के चैप्टर से इस वीडियो में। तो अगर आप देखें तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि संधि क्या होती है। संधि का अर्थ होता है मेल। दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। यानी जब दो वर्ण यानी कि वर्णमाला के, जैसे आप इंग्लिश अल्फाबेट्स में आप ABCD पढ़ते हैं, उसी तरह से जब हिंदी वर्णमाला की बात होती है तो जो दो वर्ण मिलते हैं उनके मिलन से जो शब्द का एक उद्गम होता है उसे हम कहते हैं संधि। इसमें पूर्व पद का अंतिम वर्ण और पर पद का पहला वर्ण दोनों से जो मेल शब्द बनता है उसे हम संधि कहते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। संधि शब्द को अलग करने को हम संधि विच्छेद कहते हैं। इस प्रक्रिया को जिसमें हम पद यानी अगर हम पूर्व पद की बात करें तो पूर्व पद का अंतिम वर्ण और पर पद का पहला, पूर्व पद यानी पहले फॉर्मर और लेटर जो होता है उसको हम कहते हैं पर पद। तो जब ये दोनों के अंतिम और पहले वर्ण को हम तोड़ देते हैं, अलग कर देते हैं, उनका विच्छेद कर देते हैं, तो इस पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं संधि विच्छेद। उदाहरण के तौर पर आपके सामने है गिरीन्द्र, ये है हमारा संधि का शब्द। अगर अब हम देखें तो गिरि प्लस इंद्र, तो गिरि ये जो शब्द है इसका अपने आप में एक अर्थ होता है और इंद्र जो शब्द है इसका अपना एक अलग अर्थ होता है। जब इन दोनों के आखिरी और पहले अक्षर को मिलाकर हमने इस शब्द गिरीन्द्र का निर्माण किया तो ये बन गया संधि शब्द। अब हमने ये जो गिरि प्लस इंद्र किया, इस प्रक्रिया को हमने नाम दिया है संधि विच्छेद। जैसे कि देव्यागम में देवी पूर्व पद का अंतिम वर्ण है और आगम जो है वो पर पद का पहला वर्ण है। उम्मीद है कि हम आपको इस चीज को समझाने में सफल रहे होंगे। आगे अब हम बात करते हैं संधि के भेदों की। तो संधि के कई भेद और उपभेद भी होते हैं, आज सबके बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। सबसे पहले हम बात करेंगे स्वर संधि से शुरुआत करेंगे। तो जैसा कि आपको अक्षर से इनके नाम से ही पता चल रहा है कि स्वरों की बात हो रही है, यानी कि छोटा आ बड़ा से लेकर अंग आहा तक बात हो रही है। तो ये फिलहाल अंग और आहा जो है वो विसर्ग में आ जाते हैं। तो अ तक जो बात हो रही है, ए तक जो बात हो रही है, ये सारे ही जितने स्वर होते हैं इनकी बात की जाती है स्वर संधि में। स्वर का स्वर से मेल होने से ये जो विकार और परिवर्तन पैदा होता है, दो स्वरों के आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि में दो स्वर जो हैं वो जुड़ते हैं, यानी कि जो हमने भी आपको बताया कि जो पहला पद होता है पूर्व पद का अंतिम वर्ण और पर पद का पहला वर्ण, ये दोनों अगर स्वर हैं तो उसको हम नाम देंगे स्वर संधि। उदाहरण के तौर पर आप कई उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे बात करी है देवालय, उसको जब हम तोड़ेंगे तो देव प्लस आलय, और तो वा का जो वर्ण निकल रहा है वो वा को अगर हम विच्छेद करेंगे तो वा प्लस आ हो जाएगा। आ अपने आप में स्वर है। अगर आप आलय की बात करेंगे तो जब आलय का हम विच्छेद करेंगे तो बड़ा आ निकलेगा, जो भी अपने आप में स्वर है। इस वजह से इसको नाम दिया जाता है स्वर संधि। अब हम स्वर संधि की भी बात करते हैं, उनके उपभेद की भी बात करते हैं। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। पहला दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो ये जो है ये 5 उपभेद होते हैं। अब हम शुरुआत से बात करते हैं दीर्घ स्वर संधि की। दो समान स्वरों के मेल से उसी वर्ण का दीर्घ स्वर बन जाता है तो उसे हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। यानी कि यदि आपके सामने सिचुएशन भी लिखी है, बहुत अच्छे से इसको पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि यदि छोटा आ बड़ा आ के बाद छोटा आ बड़ा आ ही आ जाए तो दोनों के मेल से आ हो जाता है और इसे हम नाम देते हैं। यानी जब एक तरह सामान्य प्रकार के अ और आ, छोटा आ और बड़ा आ मिलन से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम नाम देते हैं दीर्घ स्वर संधि। उदाहरण के तौर पर देवालय, देव प्लस आलय,
रेखांकित, रेखा प्लस अंकित, राम अवतार, राम और अवतार। कुछ अन्य उदाहरण, परमार्थ, परम और अर्थ, उपाध्यक्ष, उप और आध्यक्ष, रसायन, रस और अयन, दिनांत, दिन और अंत, भानुदय, भानु और उदय, मधुत्सव, मधु और उत्सव। यदि छोटी ई बड़ी ई के बाद छोटी ई बड़ी ई आ जाए, यानी आप समान स्वरों की बात हो रही है, आप पेयर में बात करें, छोटा आ बड़ा, फिर दूसरा पेयर छोटी ई बड़ी, फिर छोटा ऊ बड़ा, ये एक पेयर की बात हो रही है। तो जब यही दोनों स्वर जो है किसी भी वर्ण में यानी किसी भी शब्द में मिलते हैं, उनसे जो विकार बनता है सेम तरह के यानी सामान्य तरह के जो स्वर होते हैं वो जब जुड़ते हैं तो उन्हें हम दीर्घ स्वर संधि का नाम देते हैं। उदाहरण के तौर पर जब हमने छोटा ई और बड़ी ई की बात करी तो नदीश, नदी और ईश, कपीश, कपि और ईश। कुछ अन्य उदाहरण भी देख लेते हैं, गिरीश, गिरि और ईश, सतीश, सती और ईश, हरीश, हरि और ईश, मुनीश्वर, मुनि और ईश्वर। यदि छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद छोटी ऊ बड़ा ऊ आ जाए तो दोनों के मेल से बड़ा ऊ हो जाता है, ये भी दीर्घ स्वर संधि का ही हिस्सा है। उदाहरण के तौर पर वधूत्सव, वधु और उत्सव, लघुर्मी, लघु और उर्मी। आप आगे देख रहे हैं कि ब्रैकेट में हमने ये भी दिखाया है कि जब आप दोनों के यानी पूर्व पद का अंतिम वर्ण और पद वर्ण का आप पद का जो पहला अक्षर लेंगे यानी पहला वर्ण लेंगे तो वो दोनों जो है सेम पेयर आएगा। यानी छोटा ऊ, और अगर आप वधूत्सव में देखें तो छोटा ऊ भी आ रहा है, धू में भी और उत्सव में भी ऊ जो है वो छोटा ऊ है, दोनों मिलकर बड़ा ऊ बन जाते हैं और हिस्सा बन जाते हैं दीर्घ स्वर संधि का। भूर्जा, भू और ऊर्जा। कुछ अन्य उदाहरण, भानुदय, भानु और उदय, मधुत्सव, मधु और उत्सव, वधुल्लास, वधु और उल्लास, भूषर, भू और ऊषर। गुण स्वर संधि के पे आ गए हैं हम लोग। अब गुण स्वर संधि कहती है आ या आ यानी बड़ा आ और छोटा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आ जाए तो दोनों के मेल से ए हमें परिवर्तन हो जाता है। यानी अगर इन पेयर को हम क्रिस क्रॉस कर देते हैं, मैच करते हैं तो वो बन जाता है ए। जैसे कि उदाहरण में आप देखेंगे तो आप ज़्यादा बेहतर तरह से समझेंगे। महेंद्र में महा प्लस इंद्र यानी बड़ा आ और छोटी ई मिलके ए बन जाते हैं। राजेश में राजा और ईश। कुछ अन्य उदाहरण में भी आप उसी तरह से देखिए, भारतेंद्र में भारत और इंद्र, मत्स्येंद्र में मत्स्य और इंद्र, राजेंद्र में राजा और इंद्र, लंकेश में लंका और ईश। जैसा कि अगर हम लंकेश को उदाहरण के तौर पर देखें तो लंका में का में जो बड़ा आ रहा है यानी छोटा आ और बड़ा आ, और अंत में यानी अगर हम पर पद की बात करें तो उसका पहला वर्ण है बड़ी ई, तो बड़ा आ और बड़ी ई के जो मेल से ये बन रहा है तो ये बन रहा है ए। और ए को इसी वजह से जब हम इस्तेमाल करते हैं, इस पूरे अक्षर को जब हम जोड़ते हैं तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन निकलता है, जो उच्चारण निकलता है वो निकलता है लंकेश, क्योंकि ये ए जो है वो मात्रा के रूप में बनकर हमारे सामने आ जाता है। उम्मीद करते हैं कि हम आपको इसको काफ़ी बेहतर तरीके से जो कोशिश कर रहे हैं वो उतने ही बेहतर तरीके से आपको समझाने में सफल होंगे। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी इस रिलेटेड टॉपिक से हो। बात करते हैं आगे। छोटा आ या बड़ा आ के बाद ऊ या बड़ा ऊ आए तो दोनों के मेल से ओ में परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण के तौर पर देखेंगे, जलोर्मी, जल और उर्मी, वनोत्सव, वन और उत्सव, भाग्योदय, भाग्य और उदय, नीलोपाल, नील प्लस उत्पल, महोदय, महा और उदय, जलोर्मी, जल और उर्मी। छोटा आ या बड़ा आ के बाद री आए तो अर में परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण के तौर पर महर्षि, महा और ऋषि, देवर्षि, देव और ऋषि। वृद्धि स्वर संधि पर हम आ गए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी समझ में आ गया। अब हम आ गए हैं गुण संधि के बाद वृद्धि स्वर संधि पे। छोटा आ या बड़ा आ के बाद ए या ए आए तो आय हो जाता है। यानी कि उदाहरण में अगर आप देखें एकैक तो एक और एक जो है छोटा आ और ए मिलके आय बन जाता है। उसी तरह से धनेश्वर में धन और ऐश्वर्य, मतैक्य में मत और ऐक्य, हितैषी में हित और ऐशी, मतैक्य में मत और ऐक्य, सदैव में सदा और एव, महेश्व में महा और ऐश्वर्य। तो महेश्वर्य और महा और ऐश्वर्य ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इसमें छोटा आ और ए जुड़कर ए बन जाता है। अब शुरुआत करते हैं उदाहरण से।
जब इसका जो दूसरा फॉर्मेट है जिसमें हम जानते हैं कि अगर छोटा आ बड़ा आ, अगर आप देखिए ध्यान दें तो छोटा आ बड़ा है जो वो कॉमन चल रहा है और बाद के जो परपद के अक्षर हैं जो वर्ण है वो बदलते जा रहे हैं। अगर अब हम मिलान करते हैं छोटा आ बड़ा आ के साथ ओ या आओ की तो वो अंततः औ ही बन जाता है। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं महौषध में महा और औषध, वनौषधि वन और औषध, परमौषध परम और औषध, महोग महा और औग। यण स्वर संधि की बात करें तो छोटी ई बड़ी ई के बाद अन्य कोई स्वर आए तो ई या ई में बदल जाता है और अन्य स्वर य से जुड़ जाता है। कैसे, आइए देखते हैं। अत्यावश्यक में अति और आवश्यक को अगर आप ध्यान दें तो अति में छोटी ई और आवश्यक में बड़ा आ इस्तेमाल हो रहा है। और जब परम यानी अगर हम पहले पद की बात करें तो उसकी जो अंतिम अक्षर है वो ई बन जाए। अभी हम फिलहाल अभी तक छोटा आ और बड़ा आ को ही पहले पद पर पूर्व पद पर देख रहे थे। अब जो है वो जो है चेंज हो गया है और वो बन गया है पहला पद छोटी ई। तो छोटी ई और बड़ा आ जब मिल गया तो वो बन जाता है या। जैसे कि अति और आवश्यक मिला तो अत्यावश्यक बन गया। इसी तरह से इसका संधि विच्छेद मैंने आपको करके बताया। अगर आप अति आवश्यक का संधि विच्छेद पूर्ण रूप से देखना चाहते हैं तो आप वो स्क्रीन पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से कुछ अन्य उदाहरण की बात कर लेते हैं। यदि और अपि, यद्यपि, इति और आदि, इत्यादि, नदी और अर्पण, नद्यर्पण। उ या बड़ा उ के बाद कोई अन्य स्वर आए तो उ या बड़ा उ वा में बदल जाता है, यानी वा हलंत के साथ, और अन्य स्वर व से जुड़ जाते हैं। किस प्रकार, आइए देखते हैं। स्वागत, सु और आगत, मनवंतर, मनु और अंतर। कुछ अन्य उदाहरण के साथ, अनु और ए, अन्वय, सु और आगत, स्वागत, अनु और एषण, अन्वेषण। री के बाद कोई भिन्न स्वर, यानी कोई भी भिन्न स्वर अगर आपके पूर्व पद में अंतिम वर्ण जो है वो री आता है और पर पद में कोई भी अंतिम वर्ण, कोई भी भिन्न स्वर आ जाता है तो वो दोनों मिलकर रा हलंत के साथ बन जाते हैं। किस प्रकार, जैसे पित्राज्ञा, पित्र और आज्ञा, री और आ जुड़ रहा है तो ये बन जा रहा है रा। मात्राज्ञा, मात्र और आज्ञा। अयादि स्वर संधि पे आ गए हैं हम। अयादि स्वर संधि की बात करें तो ए या ए के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का आय और आय का आय हो जाता है। बहुत ध्यान से हमारे वर्णों के उच्चारण पे भी आपको ध्यान देना है कि हम इसको दोबारा रिपीट करेंगे कि ए और आय, यानी कि इन दोनों के ही बाद अगर कोई भी भिन्न स्वर आता है तो ए जो है वो आय बन जाता है और आय जो है वो आय बन जाता है। ए आय बन जाता है, आय आय बन जाता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, नयन में ने और अन जुड़ रहा है, यानी ए और आ रहा है तो ये बन जाता है अय। उसी तरीके से आप पूरा उसका संधि विच्छेद भी देख सकते हैं। और अगले उदाहरण की बात करते हैं तो गायक में गय और अक हो जाता है, यानी अय और आ हो जाता है जो मिलकर आय बन जाता है, यानी गायक हो जाता है। गायिका, चयन, शयन, ये सारे ही इसके उदाहरण हो जाएंगे। ओ या ओ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ओ का अव और औ का आव हो जाता है। आइए देखते हैं कैसे। पवन का हो जाता है पो और अन, पावन का हो जाता है पौ और अन। यानी अगर आप देखें तो पवन और पावन, ये अंतर सिर्फ इस वजह से है क्योंकि ओ के बाद आ रहा है और एक में ओ के बाद आ रहा है। अन्य उदाहरण, हवन हो प्लस अन, भवन भो प्लस अन, शावक शौ प्लस अक। व्यंजन संधि पे आ गए हैं। सारी स्वर संधि का जो है हमने समाप्ति कर ली है, सारे उपभेदों पे हमने चर्चा कर ली है। किसी भी जगह पे अगर आपको कोई भी डाउट है तो बिल्कुल आप फील फ्री कीजिए हमको कमेंट सेक्शन में बताने के लिए। आपकी सारी क्वेरीज जो है हम पूर्ण रूप से बिल्कुल सॉर्ट आउट करेंगे और आपके डाउट्स को क्लियर कर देंगे। अब हम आ गए हैं व्यंजन संधि पर। व्यंजन संधि की बात करें तो जब व्यंजन का व्यंजन से या व्यंजन का स्वर से या स्वर का व्यंजन से, यानी किसी भी पद में व्यंजन आ रहा है, दोनों पद भी व्यंजन हो सकते हैं, पहला पद भी व्यंजन हो सकता है, दूसरा पद भी व्यंजन हो सकता है, तो जब किसी भी एक पद में या एक से अधिक पद में व्यंजन आ जाए, ऐसे मेल पे जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। उदाहरण के तौर पर दिग्गज, दिक और गज। नियम एक, अब हम बात करते हैं कुछ नियमों की। व्यंजन संधि की जब हम बात करते हैं तो कुछ नियम आ जाते हैं हमारे सामने। क, च, ट, त, प के बाद सब में हलंत लगाए। अगर आप गौर करें, किसी वर्ग का तीसरे अथवा चौथे वर्ण या
य, र, ला, व, ह या कोई स्वर आ जाए तो वो किस में परिवर्तित हो जाता है? आप ध्यान दें, क, च, ट, त, प के स्थान पर अपने ही वर्ग पर तीसरा वर्ण हो जाता है। इसका हम अगर उदाहरण के तौर पर समझेंगे तो कुछ बेहतर समझ पाएंगे। आइए देखते हैं किस प्रकार होता है। अगर हम जगदम्बा को देखें तो जगदम्बा का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो जगत और अम्बा करते हैं। तो जैसे हमने क, च, ट, त, प की बात करी, तो जब हम त की बात करते हैं, जबकि हलंत के साथ अगर हम जगदम्बा का विच्छेद करें तो जगत में लग जाता है हलंत, यानी ता जो हो जाता है वो आधा हो जाता है। तो जब ता और आ मिल जाता है तो ता वर्ग का जो तीसरा वर्ण होता है, अगर आप ध्यान दें, त, थ, द, ध, न, ये होता है पूरा तवर्ग की श्रृंखला वर्णमाला में, व्यंजन में। तो जब तवर्ग की श्रृंखला की आप बात करते हैं तो जो तीसरा वर्ण होता है यानी त, थ, द की बात हो रही है, दा से दवात की, तो ता की जगह जो है दा आ जाता है और जगत और अम्बा मिलकर जगदम्बा बन जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको इस उदाहरण को मैं समझाने में सफल रही होंगी। आगे भी जो एग्जाम्पल है, जो उदाहरण है, वो बिल्कुल इसी तर्ज पर है। बहुत ध्यान से अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसको अंत में या बाद में समझने के लिए। फिलहाल दिग और दर्शन में दिक और दर्शन मिलते हैं, दिगंत में दिक और अंत मिलते हैं, दिग्विजय में दिग और विजय, सदात्मा सत और आत्मा, सदुपयोग सत और उपयोग, सुबंत सुप और अंत, सधर्म सत और धर्म। अब हम नियम 2 की बात करेंगे। आइए देखते हैं क्या बात हो रही है इसमें। क, च, ट, त, प वही वर्ण है सारे। अब हम बात करेंगे इनके बाद या ना या मा आ जाए, यानी इन सारे ही वर्ण, ये वर्ण तो रहेंगे ही, फिलहाल अगर इनके बाद यानी पर पद का जो पहला अक्षर रहेगा उसमें ना या मा आ जाए, ना से नल, मा से मछली आ जाए, तो का, चा, टा, ता, पा के स्थान पर अपने ही वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। बहुत ध्यान देने की बात है, तीसरे वर्ण से अब पांचवा वर्ण हो जाता है, ये कह रहा है नियम 2। आइए उदाहरण के तौर पर देखते हैं, तब हम बेहतर समझेंगे। अगर आप ध्यान दें तो जगन्नाथ को जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो जगत और नाथ हो जाता है। तो ता और ना, हमने बात करी थी कि ना और मा, ना से नल, मा से मछली, अगर किसी भी क, च, ट, त, प के बाद आता है तो उसका जो उसी श्रृंखला का पांचवा वर्ण होता है वो बन जाता है। तो अगर आप ध्यान दें तो त, थ, द, ध, न, और ये त, थ, द, ध, न, आप उंगलियों पे इसको काउंट कीजिए, मैं रिपीट करती हूँ, आप मेरे साथ चलिए तो आप बेहतर समझेंगे। त, थ, द, ध, न, पांचवें वर्ण पे ना आ रहा है और उसी हिसाब से जगत और नाथ बन जाता है जगन्नाथ, जिसमें छोटा ना और बड़ा ना ये दोनों मिल जाते हैं। तो आपने ध्यान दिया कि कैसे आपको त के बाद जो ना मिला वो कैसे मिला, पांचवा वर्ण है। तो अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अंत में समझने के लिए। फिलहाल कुछ और भी उदाहरण है जो इसी तर्ज पर है। उन्नयन, उत और नयन, जगन माता, जगत और माता, श्रीमन नारायण, श्रीमत और नारायण, चिन्मय, चित और मय। अब हम नियम 3 की बात करेंगे। आइए देखते हैं। ता के बाद शा आ जाए तो ता का चा और शा का छा हो जाता है। कैसे, आइए देखते हैं उदाहरण के तौर पर। उच्छ्वास लिखा है। अब उच्छ्वास का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो उत और श्वास हो जाता है और ता और चा शा का छा बन जाता है। कैसे, अगर आप ध्यान दें तो जो पहला ये संधि वर्ण है, हम इसको आपको एक मार्कर की मदद से समझाएंगे तो आप थोड़ा बेहतर समझ पाएंगे। तो इधर आप यहाँ पे अगर आप गौर करें तो यहाँ पे छा आ रहा है। छा का आने का जो वो है, वो उसका जो मूल है वो क्यों है, क्योंकि कहीं भी उत और श्वास में छा आपको नहीं दिख रहा है। तो यही इसी बात पे हम करेंगे नियम की बात, क्योंकि नियम तीसरा हमारा यही कह रहा है कि ता, का और चा और शा, ये चार हैं आपके पास। आप पहले ध्यान दीजिए, ता, का, चा और शा, इनके बाद अगर आपका कोई भी इन चारों में से कोई भी वर्ण आ रहा है तो वो आपका घूम कर जो है वो मिल जाएगा, आपका छा बन जाएगा और ये छा उठकर सीधे आपके शब्द में लग जाएगा और बन जाएगा उस पूरे शब्द का सही मूल। कैसे, उत और श्वास बन गया उच्छ्वास। इसी तरह से इसी तर्ज पे जो है सारे आपके अगर आप गौर करें तो सारे ही उदाहरण उसी तर्ज पर दिए हुए हैं। उच्छिष्ट में भी अगर आप देखें तो उत और शिष्ट दिया है। सच्छास्त्र में भी देखें तो सत और शास्त्र दिया हुआ है, माफी चाहती हूँ, सत और शास्त्र दिया हुआ है। नियम 4 पे आ गए हम। नियम 4 की बात करेंगे। ता के बाद च, छा आ जाए तो ता का
चा हो जाता है। आइए कैसे देखते हैं। उच्चारण उत और चारण हो गया, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो ता का क्या हो गया, चा बन गया। अगर आप ध्यान दें उच्चारण को जब हमने संधि विच्छेद किया तो ये जो ता है ये बन गया चा। उसी तरह से उच्छिन्न में उत और छिन्न हो गया, उच्छेद में उत और छेद हो गया। आगे बात करते हैं सच्चरित्र में भी सत और चरित्र हो गया। अब हम नियम 5 की बात करेंगे। ता सबसे पहला यानी मूल वर्ण जो है वो है आपका ता। अब उसके बाद ग, घ, द, ध, ब, भ, य, र, व। ये इतने सारे कितने हैं आपके, फिर से गिनती करते हैं। ग, घ, द, ध, ब, भ, य, र, व। ये 9 जितने हमारे वर्णमाला के वर्ण दिए हुए हैं, अगर ये ता के बाद आते हैं तो ये बन जाते हैं द। ध्यान देने की बात है, ये इन्हीं 9 वर्णों की बात हो रही है। अगर आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अंत में बाद में समझने के लिए, क्योंकि आसानी हो जाती है। ये यही 9 वर्ण है, केवल इन्हीं की बात हो रही है। ये अगर ता के पहले आएंगे तो क्या बन के बन जाएंगे, ये बन जाएंगे दा। ये वाला दा बन जाएंगे हलंत के साथ। तो इसी तरह से अगर हम उदाहरण के तौर पर बात करें तो आइए देखते हैं। सधर्म में सत और धर्म हो गया, तो ता जो है वो ध जोड़ने के बाद दा बन गया, क्योंकि यहाँ पे हमने बात की थी, हमने यहाँ पे धा की बात की थी। अगर आप ध्यान दें ग, घ, द के बाद हमने धा की बात की थी, और यही धा जो है जब ता के साथ मिला तो वो बन गया दा से दवात। इसी तरह से अब हम नियम 6 पे आ गए हैं। आप व्यंजन संधि में कंफ्यूज नहीं होना है, ये सारे ही नियम जो है ये इसी तरह से पेपर में पूछे जाते हैं, एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। एक नियम से कई तरह के सवाल बन जाते हैं, और हमारे लिए वो जो सामान्य हिंदी का सेक्शन होता है वो स्कोरिंग के बजाय कठिन हो जाता है। तो जब हम हर नियम को श्रृंखलानुसार अच्छे से समझेंगे उदाहरण सहित, तो हमारे लिए वो नियम सरल हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं जब सामान्य हिंदी का सेक्शन हमारे सामने आएगा किसी भी पेपर में जिसमें भी वो पूछा जाता है, तो हमारे लिए वो सरल हो जाएगा और सामान्य हिंदी में हम पूरे नंबर स्कोर कर पाएंगे। तो अब हम बात करते हैं कि अगले उदाहरणों की। तो उद्धार उत और हार, पद्धति पद और हति, नियम 7 आ गया है हमारे सामने। अब इसमें हम बात कर रहे हैं ता और जा का। अगर हम ता और जा को जोड़ें, अगर हमने 9 वर्णों की बात करी, अगर हम दोबारा से पीछे जाएं तो इन 9 वर्णों में कहीं पे भी अगर आप ध्यान दें तो हमारा ये जो नया हमारा जो नियम 7 अनुसार ये जा है, ये कहीं भी उन 9 वर्णों में नहीं पूछा गया था। फिलहाल अगर ये आ जाता है ता के साथ तो ये जा हो जाता है। उज्ज्वल में अगर आप देखें तो उत और ज्वल में छोटा जा बन जाता है। उसी तरह से सज्जन में, जगत जननी में जो ये ता है ये जा बन जाता है, और छोटा जा क्योंकि जा हलंत के साथ है तो उसे हम आधा जा कहेंगे, आधा जा बन जाता है, चाहे उज्ज्वल हो, सज्जन हो या जगत जननी हो। नियम 8 की बात करते हैं। माँ के बाद का से म तक के व्यंजन आए तो माँ बाद में आने वाले व्यंजन के पंचमाक्षर में परिवर्तित हो जाता है। किस प्रकार से, आइए देखते हैं। संताप सम और ताप, संदेश सम और देश, चिरंतन चिरम और तन, अलंकार अलम और कार। अब नियम 9 की बात करते हैं। यदि ई और उ के स्वर के बाद सा आता है तो सा का षटकोण वाला शा हो जाता है, वो उसमें परिवर्तित हो जाता है। कैसे, अभि और शेक आ रहा है तो उनको हम जब जोड़ेंगे तो ओ बन जाएगा अभिषेक। तो ये शा कैसे बना, क्योंकि आप अगर ध्यान दें तो ए और आपका सा जो है वो जुड़ रहा है, तो ये जब जुड़ रहे हैं तो नहीं, छोटी उ अगर आप ध्यान दें अभी में छोटी ई और शेक में जो है सा, तो ये जब जुड़ रहे हैं तो ये बन जा रहे हैं आपस में मिलके क्या, शा। क्योंकि अभी हमने इससे पहले बात की कि छोटी ई और बड़े ऊ के स्वर के बाद अगर सा आता है तो वो सा जो है वो शा में परिवर्तित हो जाता है। उसी तरह से सुष्मिता में भी जो उसका विच्छेद होगा, सु और सुष्मिता, वो जो है इसी नियम अनुसार चलेगा। अब इन 9 नियमों के बाद हम आ गए हैं फाइनली अपनी लास्ट संधि यानी विसर्ग संधि पे। विसर्ग के बाद अगर आप जाने तो अंग और आहा जो होते हैं वो इसी में आते हैं। इनके भी कुछ नियम है, आज उन पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो स्वर या विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आ जाए तो दोनों के मेल से जो परिवर्तित होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं, यानी एक पद में विसर्ग का होना जरूरी है। नियम एक पहला आप नियम पढ़ लेते हैं। यदि विसर्ग के पहले आ हो और विसर्ग के बाद 3, 4, 5 वर्ण हो, या रा ला वा हो, हा हो या आ हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। आइए देखते हैं, उदाहरण के तौर पर कुछ बेहतर समझ पाएंगे। यशोदा है तो यशा और दा जो है, आहा, आहा जो होता है यानी अंग और आहा की बात कर रही हूं मैं विसर्ग में, आहा जो होता है उसको हम दा के साथ जोड़ेंगे तो वो ओ बन जाएगा। उसी तरह से पयोद में भी पयह और दा जोड़ेंगे तो आ
और दा जो है वो ओ बन जाएगा। अन्य उदाहरण की बात करें तो मनुच्छेद में मनः और उच्छेद, रजोगुण में रजः और गुण, तपोधाम में तपः और धाम। विसर्ग की बात करते हैं, नियम 2 की बात करते हैं। यदि विसर्ग के पहले छोटा ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ हो और विसर्ग के बाद 3, 4, 5 वर्ण हो, यदि उसमें या, रा, ला, वा, हा हो तो विसर्ग का रा हो जाता है। यानी अब हम रा की बात करेंगे। कैसे? आशीर्वाद का आशीह और वाद में बड़ी ई मतलब विसर्ग के साथ और वा जुड़ रहा है तो क्या बन जा रहा है? रा बन जा रहा है। उसी तरह से निर्भय, दुर्घटना, आविर्भाव, धनुर्धर, ये सारे जो है इसी नियम अनुसार चलेंगे। अब नियम 3 की बात करते हैं। विसर्ग के बाद च, छ, शा हो तो विसर्ग का शा हो जाता है। क्या हो जाता है? शेर वाला शा हो जाता है। कैसे हो जाता है आइए देखते हैं। दुशासन, दुह और शासन, तो छोटा उ विसर्ग के साथ जब शा के साथ जुड़ा तो वो क्या बन गया? शा बन गया। उसी तरह से छोटी ई जब छा के साथ जुड़ी तो वो क्या बन गई? शेर वाला शा बन गई। निश्चल, मन चेतना, निश्चय। अब नियम 4 की बात करते हैं। पहला स्वर यानी कोई भी पहला स्वर जो विसर्ग के साथ हो, उसके बाद त, थ, सा आ जाए तो वो जो होता है वो हो जाता है उसके स्थान पर सा, यानी अंतिम सा वाले वर्ण की बात हो रही। जैसे दुस्तर, तो दुह और तर में उ विसर्ग के साथ आ रहा है, यानी पहले कोई भी स्वर हो लेकिन अंत में जो है त, थ, सा में ता आ रहा है, इसलिए क्या बन जाएगा? सा बन जाएगा। उसी तरह से नमस्ते में भी उसी तर्ज पर उदाहरण में इस्तेमाल किया गया है। नियम 5 की बात करते हैं। यदि विसर्ग के पूर्व में अ, बड़ा आ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर हो तथा विसर्ग के बाद क, ख, ट, त, प, फ हो तो विसर्ग श में परिवर्तित हो जाता है। किस हिसाब से? जैसे निष्पाप है तो निह और पाप को अगर आप छोटा ई विसर्ग के साथ पा जोड़ेंगे तो वो क्या बन जाएगा? षटकोण का शा बन जाएगा। दुष्ट में भी उह और ट जो है वो शा बन जाता है और कहीं ना कहीं दुह और टा के बीच में शा आ जाता है तो वो उस नए शब्द का निर्माण करता है जिसको हम दुष्ट कहते हैं। निष्फल में भी यही तर्ज इस्तेमाल किया जाता है। नियम 6 पे आ गए हैं। आ स्वर किसी भी व्यंजन का, यानी आ स्वर अगर विसर्ग के साथ है और उसके साथ कोई भी अन्य स्वर जोड़ा जा रहा है तो विसर्ग का जो है वो लोप हो जाएगा। जैसे अतएव है तो अतः और एव को जब जोड़ा जाएगा, यानी आ को विसर्ग के साथ किसी भी अन्य स्वर के साथ जोड़ा जाएगा तो उस विसर्ग का लोप हो जाएगा, यानी वो विसर्ग जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और जो अक्षर है उसमें, उस पूरे ही अक्षर में, उस पूरे ही वर्ड में कहीं पे भी आपको विसर्ग नहीं दिखेगा। जैसे आप सामने उदाहरण में देख रहे हैं, अतः और एव जब जुड़ा तो ता के बाद यानी आ के विसर्ग के स्वर के बाद जब ए जुड़ा तो वो उसका लोप हो गया और शब्द बन गया अतीव। यह शिक्षा भी इसी नियम के तर्ज पर है। नियम 7 की बात करते हैं। यदि विसर्ग के पूर्व छोटा आ, बड़ा आ से अतिरिक्त कोई अन्य स्वर हो और विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग के पूर्व के स्वर का लोप हो जाता है और वो दीर्घ हो जाता है। किस हिसाब से? नीरस में छोटी ई और आ मिल रहा है, इसी वजह से उस विसर्ग का लोप हो गया और शब्द में कहीं पे भी आपको विसर्ग नहीं दिख रहा है। उसी तरह से नीरव में भी यही होगा। आत्मोत्सर्ग, प्रत्यक्ष, अत्यंत, प्रत्याघात, महोत्सव, जीर्णोद्धार, अगर आप चाहें तो इन वर्ण के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अगर आप चाहें तो आप इसे एक शॉर्ट नोट की तरह बना सकते हैं, क्योंकि अब जो हम बात कर रहे हैं कुछ अन्य उदाहरण की, ये जो अन्य उदाहरण है ये अब तक के जितने भी इंपॉर्टेंट पेपर है उसमें पूछे जाने वाले संधि विच्छेद के सवाल हैं, क्योंकि संधि विच्छेद के सवाल बहुत आते हैं जिसमें हम पूछते हैं कि सही संधि विच्छेद किसी भी अक्षर का क्या होगा। तो आत्मोत्सर्ग का आत्मा और उत्सर्ग, प्रत्यक्ष प्रति और अक्ष, अत्यंत अति और अंत, प्रत्याघात प्रति और आघात, महोत्सव महा और उत्सव, जीर्णोद्धार जीर्ण और उद्धार, धनोपार्जन धन और उपार्जन, अंतरराष्ट्रीय अंतः और राष्ट्रीय, श्रवण श्री प्लस अन, पुनरक्ति पुनर और उक्ति, अंतःकरण अंतर और करण, स्वाधीन स्व और अधीन, अंतर्ध्यान अंतः और ध्यान, प्रत्याघात प्रति और आघात, अत्यंत अति और अंत, अत्यावश्यक अति और आवश्यक, किंचित किम और चित, सुषुप्ति सु और सुप्ति, प्रमाण प्र और मान, रामायण राम और अयन, विद्योलेखा विद्युत और लेखा। तो अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। हम वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर देंगे, कुछ सेकंड्स के लिए, आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको अगर आप ऊपर से अंतर ध्यान के ऊपर से भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो उसका भी आप स्क्रीनशॉट बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। बस, तो अब बात करते हैं आगे लास्ट में। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। फिलहाल
के लिए। और अब आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारी हिंदी की श्रृंखला यानी हिंदी सीरीज नहीं देखी है, सामान्य हिंदी की, हर विषय के ऊपर एक अलग पर्टिकुलर हम वीडियो लेके आते हैं पूरी ही थ्योरी के साथ, जितने नियम होते हैं, जितने भेद होते हैं, सब कुछ उसमें हम विस्तार से चर्चा करते हैं। अगर आपने अभी तक ये नहीं देखे हैं तो आपको ज़रूरत है इस वीडियो को देखने की और उसको पूरी तरह से जानने की, इस पूरी रेंज का हिस्सा बनने की। तो मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जारी रखें अपनी तैयारी। Keep boosting your preparation with videos of daily GS dose. Do subscribe to our channel and do share these videos with your friends and relatives. Thank you for watching this video. Jai Hind, Jai Bharat.